नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। अध्याय 8 जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और इसका 3 पार्ट मैंने बता दिया है। 3 भागों में हम लोगों ने जाना है कि स्वास्थ्य क्या होता है, मनुष्य स्वास्थ्य कैसे रह सकता है, उसके बाद से रोग क्या होता है, रोगजनक और रोगवाहक क्या होते हैं, और जो है कुछ मुख्य प्रकार के रोगों के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। और उसमें से विशेष रोगों के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ रोगों के बारे में डिटेल्स में स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, मलेरिया हो गया। इस तरह के रोगों के बारे में हम लोग डिटेल्स में जान चुके हैं प्रीवियस सेशन में, और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे और आज जो है कुछ और नए रोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो रोग होगा पहला, वो है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, इस रोग के बारे में हम जानेंगे कि स्वाइन फ्लू है क्या। तो स्वाइन फ्लू जो है एक विषाणु से फैलने वाला रोग है, और यानी कि इसका रोगजनक जो है विषाणु है। रोगजनक यानी कि पैथोजन क्या है, तो एक विषाणु है, वायरस है। और कौन सा विषाणु है, तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। इसको शॉर्ट में बोला जाता है SIV। इसके कई स्ट्रेन ज्ञात है, इसके कई स्ट्रेन हैं, जैसे कि H1N1, H2, H1N2, H3N1 व H3N2। इसके कई स्ट्रेन ज्ञात है, जैसे कि H1N1, H1N2, H3N1 और H3N2। और ये जो विषाणु है SIV, ये क्या करता है, तो मनुष्य में, तो इसी के कारण जो है मनुष्य में स्वाइन रोग होता है। किस विषाणु के कारण, तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि SIV। इसके कई स्ट्रेन हैं, H1N1, H1N2, H3N1 व H3N2। और इसी से जो है रोग होता है कौन सा, तो वह है स्वाइन फ्लू। अब इसके बारे में कुछ विशेष बातें, कुछ मुख्य बातें हम लोग जान लें कि SIV का जो वायरस है, यानी कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है, वह सुअरों में पाया जाता है। कहाँ, SIV यानी कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है मुख्य रूप से सुअरों में पाया जाता है। SIV जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सुअरों में पाया जाता है। और यहाँ पे इस वायरस के कई स्ट्रेन हैं, और इसमें हमने जो है कुछ स्ट्रेन बताए, H1N1, H1N2, H3N1 और H3N2। आगे हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका संक्रमण कैसे होता है। तो संक्रमण जो है वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा छींकने से या खांसने से। यानी कि ये जो विषाणु है यह वायुमंडल में होता है। कैसे वायुमंडल में जाता है, यदि कोई रोगी है वह छींकता है और खांसता है, तो जिसके द्वारा जो है
इसके विषाणु है वायुमंडल में चले जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति यदि उसी के संपर्क में आता है तो उसे भी यह रोग हो जाता है। इतनी बातें जो है आप याद किए रहिए। तो संक्रमण विधि क्या है इसका, कैसे फैलता है यह, तो वायु द्वारा छींकने से या खांसने से। अब इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण है इसमें, इस रोग में जो है तीव्र ज्वर आता है, सिर में दर्द रहता है, ठंड लगता है, शरीर में दर्द और भूख न लगना, ये सारे के सारे इसके लक्षण हैं। क्या, तो तीव्र ज्वर, तीव्र ज्वर, भूख न लगना, भूख न लगना, ठंड लगना, सिर में दर्द, सिर में दर्द और शरीर में दर्द, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वो किस रोग के हैं, स्वाइन फ्लू के हैं। इतनी बातें यहाँ पे मुख्य रूप से यही है कि इसका रोगजनक विषाणु होता है जो HIV है, यानी कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है और इसके कई स्ट्रेन हैं, इसे भी याद रखना है। और मुख्य रूप से यह किसका वायरस होता है, तो सुअरों का वायरस होता है। ठीक, तो इस रोग में इतना ही। तो आगे बढ़ेंगे और अगले नए रोग के बारे में जानेंगे। तो अगला रोग होगा जुकाम, यानी कि सामान्य ठंड। अगला रोग होगा जुकाम। या इसे भी बोलेंगे सामान्य ठंड, और इसी को कहा जाता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड ये ऐसा रोग है कि इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, लगभग सभी लोगों को यह रोग हुआ है और प्रत्येक वर्ष एक बार दो बार हो ही जाता है। तो ये ऐसा रोग है, कौन सा, तो जुकाम या सामान्य ठंड। यह कैसे होता है, यानी कि इसका रोगजनक क्या है, तो एक प्रकार का विषाणु है जो है क्या, राइनो विषाणु। रोगजनक, रोगजनक यानी कि पैथोजन क्या है, तो एक प्रकार का विषाणु है और उस विषाणु का नाम है राइनो वायरस। राइनो विषाणु, इसका नाम है क्या, तो राइनो विषाणु, यानी कि राइनो वायरस। रोगजनक यानी कि पैथोजन विषाणु होता है जो है कौन सा, राइनो विषाणु, यानी कि राइनो वायरस किसका, तो जुकाम या सामान्य ठंड का। और इसका संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण, तो संक्रमण जो होता है वह वायु द्वारा, वायु द्वारा, ये भी कैसे, तो छींकने या खांसने से, खांसने से जो है इसका संक्रमण होता है। और ये ऐसा रोग है कि सभी को हुआ है, कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। कौन सा, तो सामान्य ठंड यानी कि जुकाम। और इसका मुख्य बात ये है कि इसका उपचार यदि आप करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस रोग की कोई दवा ही नहीं है। इस रोग में कोई 100% दवा यूजफुल ही नहीं होती है। दवा आप लेंगे या नहीं लेंगे, एक हफ्ते के भीतर यह ठीक होने वाला नहीं है, 7 दिनों के अंदर यह ठीक होने वाला नहीं है। यानी कि दवा लेंगे भी तो भी 7 दिनों में यह ठीक होगा और नहीं भी लेंगे तो भी 7 दिनों में ठीक होगा। हम लोग दवा क्यों लेते हैं, इसके लिए मेडिसिन क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि इसका जो विषाणु है दोबारा अटैक ना करें। इसका जो विषाणु है वो क्या करें, तो द्वितीयक संक्रमण न करें, दोबारा अटैक न करें, इसलिए जो है इसके लिए हम लोग इसी से बचने के लिए दवा का उपयोग करते हैं। यदि आप दवा लेते हैं या दवा नहीं लेते हैं, ये जो रोग है 1 हफ्ते में ही ठीक होगा।
ये नहीं है कि दवा लिए 2 दिनों में ठीक हो गया, ऐसी बात नहीं है। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है, हमारे शरीर में इसके लिए एंटीबॉडीज बनती है। और यही नहीं, और भी बहुत सारे रोगाणु प्रवेश करते हैं, उनके लिए भी एंटीबॉडी बनती है। और क्या करते हैं, उन रोगाणुओं को एंटीबॉडी जो है नष्ट कर देती हैं, जिस कारण के कुछ समय बाद वह रोग जो है समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम लोगों का कहीं से थोड़ा सा कट गया, हम लोग इस पर दवा भी ना लगाएं, कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे शरीर में इसके लिए एंटीबॉडी बनती है। ये बातें जो है आप याद रखे रहिए। यानी कि क्या मतलब, एंटीबॉडी जो है वायरसेस को, इसके वायरस को मारता है और मारने के बाद जो है ये रोग जो है ठीक हो जाता है लगभग में 1 हफ्ते के भीतर। तो इसके उपचार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके उपचार के बारे में एक मुख्य पॉइंट है, इसे जानिए। 2 वैज्ञानिक आते हैं, इसाक्स व लिंडरमैन। इसाक्स उपचार के संबंध में, इसके उपचार के संबंध में जो है 2 वैज्ञानिकों ने कुछ बताया। कौन कौन? इसाक्स व लिंडरमैन। लिंडरमैन क्या बताया इन्होंने? इसाक्स व लिंडरमैन ने बताया कि यह विषाणु जिस कोशिका में, कशेरुकी प्राणियों में यह विषाणु जिस कोशिका में प्रवेश करता है, वह कोशिका जो है एक प्रकार का प्रति विषाणु प्रोटीन बनाती है, यानी कि एंटीवायरस प्रोटीन बनाती है। वह उस प्रोटीन को जो है इंटरफेरॉन कहा जाता है, इंटरफेरॉन। और वह इंटरफेरॉन जो है आसपास की कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। वह इंटरफेरॉन जो है, फेरॉन जो है आसपास की कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। जैसे कि यह जो है कोशिका है और ये संक्रमित हो गई, इसके आसपास बहुत सारी कोशिका होंगी, इसके आसपास जो है बहुत सारी कोशिका है, ठीक। ये संक्रमित कोशिका, ये कैसी कोशिका है? तो संक्रमित। और किस वायरस से संक्रमित है? तो यही राइनो विषाणु से, राइनो वायरस से जो है ये संक्रमित है, जिस कारण की जुकाम या सामान्य ठंड हुआ। तो ये जो संक्रमित कोशिका है एक प्रकार का प्रति विषाणु प्रोटीन बनाती है, जो आसपास की कोशिकाओं को, जो आसपास की कोशिकाओं को क्या करता है? तो सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या है? ये जो ब्लैक पेन से बना दिए हम, ये जो है क्या है? तो प्रति विषाणु प्रोटीन है, प्रति विषाणु प्रोटीन, यानी कि एंटीवायरस प्रोटीन, एंटीवायरस प्रोटीन। और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन। और यही इंटरफेरॉन क्या करता है? आसपास की कोशिकाओं को इस विषाणु के अटैक से, ये जो कोशिका संक्रमित हुई है तो राइनो विषाणु के अटैक से यही इंटरफेरॉन जो है क्या करता है? रक्षा करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि बचाता है। तो इतनी बातें जो है आप खूब अच्छे से समझ लिए होंगे कि इसमें क्या होता है। तो जो संक्रमित कोशिका होती है वो प्रति विषाणु बनाती है, जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं, प्रति विषाणु प्रोटीन बनाती है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। और इंटरफेरॉन जो है उस संक्रमित कोशिका के, इंटरफेरॉन जो है उस संक्रमित कोशिका के आसपास की जो सेल्स होती हैं उसको जो है संक्रमण से बचाता है। तो इसी बातों को हम लिख सकते हैं क्या? तो इसाक्स व लिंडरमैन ने इन्होंने बताया कि कशेरुकी प्राणियों में संक्रमित कोशिका एक प्रकार का प्रति विषाणु प्रोटीन, यानी कि एंटीवायरस
प्रोटीन, एंटीवायरस प्रोटीन उत्पन्न करती हैं, उत्पन्न करती हैं, जो आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाती है। ठीक, तो इतनी बातें आप जान गए कि इसाक्स व लिंडरमैन ने बताया कि क्या कशेरुकी प्राणियों में संक्रमित कोशिका एक प्रकार का प्रति विषाणु प्रोटीन यानी कि एंटीवायरस प्रोटीन उत्पन्न करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। थोड़ी सी इसमें जोड़ लेना है, जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं, जो आसपास की कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाती है। यानी कि जो इंटरफेरॉन होता है वो आसपास की कोशिकाओं को क्या करता है, संक्रमित होने से बचाता है। ठीक, तो इतनी बातें जो है आप जान गए कि ये सामान्य ठंड में क्या होता है, और ये ऐसी बीमारी है जो कि सभी लोगों को कभी न कभी सामान्य रूप से ठंड के दिनों में हो ही जाता है। ठीक, तो इस बीमारी के बारे में हम लोग जान गए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से हम अगला जो रोग है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो है क्या, अमीबियासिस यानी कि अमीबी पेचिस। चलिए अब अगले रोग की ओर बढ़ते हैं। अगला रोग होगा अमीबियासिस। इसी को कहा जाता है अमीबी पेचिस, यानी कि अमीबी डिसेंट्री। इसका रोगजनक है क्या, तो बताया गया है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। रोगजनक क्या है, यानी कि पैथोजन एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका है, हिस्टोलिटिका। ये क्या है, तो एक प्रकार का अमीबा की प्रजाति है। एंटअमीबा हिस्टोलिका क्या है, तो अमीबा की एक प्रजाति है। ये कहाँ होता है, तो दूषित भोजन एवं जल में, यानी कि दूषित भोजन और जल में ये उपस्थित होता है। यदि सामान्य व्यक्ति उस दूषित भोजन या जल का उपयोग करता है तो यह जो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोग उत्पन्न करता है, जो है क्या, अमीबियासिस यानी कि अमीबी पेचिस। यानी कि इसका संक्रमण विधि क्या होता है, संक्रमण विधि तो दूषित भोजन व जल के प्रयोग से, यानी कि दूषित भोजन एवं जल के उपयोग से क्या हो जाता है, तो यह रोग हो जाता है। कौन सा, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। अब यह क्या करता है, तो यह जो है, जो भोजन करते हैं तो ये पहुंच जाता है आंतों में और आंतों में घाव पैदा कर देता है। क्या करता है, तो आंतों में घाव पैदा कर देता है। जो आंत होते हैं उसमें घाव पैदा कर देता है, और उसके बाद से घाव पैदा करने के साथ वहाँ पे छिद्र हो जाते हैं।
छिद्र हो जाते हैं, जिस कारण से उसमें से रक्त और पस निकलने लगते हैं। रक्त और पस यानी कि मवाद आदि प्रकार के द्रव्य निकलने लगते हैं और वह द्रव्य जो है मल द्वार द्वारा बाहर निकलते हैं। क्या? तो इस रोग में क्या होता है कि आंतों में घाव पैदा हो जाता है, घाव हो जाता है यानी कि छिद्र हो जाते हैं, जिसके द्वारा रक्त पस आदि द्रव्य जो है मल के साथ पतले द्रव के रूप में मल निकलता है। ठीक, तो ये है इसका क्या चीज़? तो मुख्य लक्षण कि रक्त और पस जो है मल के साथ निकलने लगता है घाव होने के कारण। ठीक, तो इस रोग में इतना ही, और यही मुख्य है कि किस कारण होता है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण यह रोग होता है, अमीबियोसिस यानी कि अमीबी पेचिस। अगला रोग जानेंगे जो होगा अतिसार या प्रवाहिका। अगला रोग देख लेते हैं। अगला रोग होगा अतिसार इसी को बोला जाता है प्रवाहिका और इसी को कहा जाता है डायरिया। क्या? तो डायरिया, और इसी को कहा जाता है डायरिया। अतिसार यानी कि प्रवाहिका, इसी को कहेंगे डायरिया। अब जो है यह इसका रोगजनक क्या है? तो इसका रोगजनक जो है जियार्डिया इंटेस्टाइनेरिया। इसका जो रोगजनक है क्या? जो जियार्डिया रोगजनक, जियार्डिया इंटेस्टाइना, यह जो है आंत में पाया जाता है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया जियार्डिया इंटेस्टाइना। कहाँ पे पाया जाता है? तो आंतों में। अतिसार या प्रवाहिका रोग का जो रोगजनक है, पैथोजन है, जियार्डिया इंटेस्टाइना है, जो कि आंतों में पाया जाता है। कैसे प्रवेश करता है? कैसे यह जो रोगजनक है वो प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन एवं जल से, यानी कि इसकी संक्रमण विधि है। क्या संक्रमण विधि क्या है? तो दूषित भोजन व जल से, यानी कि दूषित भोजन व जल के द्वारा जो है यह रोगजनक शरीर के अंदर प्रवेश करता है और रोग उत्पन्न कर देता है। कौन सा? तो डायरिया। तो इस रोग का रोगजनक क्या है? तो जियार्डिया इंटेस्टाइना, और संक्रमण विधि जो है दूषित भोजन व जल से। तो इस रोग में बस इतना ही जानना है कि रोगजनक क्या है। अब इसका लक्षण हम बताते हैं। इसका लक्षण क्या है? तो इसका जो लक्षण होता है दस्त, पेट व सिर में दर्द, भूख न लगना व कमजोरी, इसका लक्षण है। क्या लक्षण है? तो लगातार दस्त होता है, दस्त, भूख न लगना, पेट व सिर में दर्द, और इसके साथ साथ जो है कमजोरी होता है, इसमें कमजोरी। तो ये हो गया इसका लक्षण। दस्त है, भूख न लगना, पेट व सिर में दर्द, कमजोरी, ये जो है इस रोग का मुख्य लक्षण है। अब अगला रोग जानेंगे जो होगा दाद यानी कि रिंग वर्म। तो इसको मिटाते हैं और अगला रोग जानते हैं जो होगा दाद यानी कि रिंग वर्म। अगला रोग हो जाएगा दाद, इसी को कहा जाता है रिंग
वार्म। और इसके बारे में हमने पीछे बताया है कि इसका रोगजनक क्या है, यह कैसे फैलता है। तो दाद जो है एक कवक से फैलता है। दाद जो है एक कवक द्वारा फैलता है, यानी कि इसका रोगजनक जो है कवक है। क्या है इसका रोगजनक, यानी कि पैथोजन, रोगजनक, यानी कि पैथोजन। पैथोजन एक प्रकार का कवक है, फंगस है, कवक, फंगी है। और कौन सा कवक है, तो बताया गया है कि यह जो है कई कवकों से होता है। और एक जो है माइक्रोस्पोरम है, उसके बाद से ट्राइकोफाइटोन है या एपिडर्मोफाइटोन है। माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, स्पोरम, उसके बाद से ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइट्रॉन, एपिडर्मोफाइटोन। तो ये है इसके रोगजनक कौन कौन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ये इसका क्या है, रोगजनक है। इसी कवक से जो है दाद रोग होता है, रिंगवर्म होता है। इसमें क्या होता है कि त्वचा या नाखूनों में जो है गोल लाल चकत्ते बन जाते हैं, पपड़ीदार, और वहाँ से बहुत ही अधिक खुजली होती है इस रोग में। किसमें, तो दाद में, यानी कि रिंगवर्म में। और इसका लक्षण यही है, त्वचा या नाखूनों पर गोल चकत्ते बनना, पपड़ीदार, और उसमें से तेज खुजली निकलती है। और आगे जो है इसकी संक्रमण विधि क्या है, सबसे पहले संक्रमण विधि जान लेते हैं। संक्रमण विधि कैसे फैलता है, संक्रमण विधि तो बताया गया है त्वचा के संपर्क से, त्वचा के संपर्क से। यदि किसी व्यक्ति को ये रोग हुआ है और यदि उसकी त्वचा के संपर्क में कोई सामान्य व्यक्ति जाता है तो उसको भी यह रोग हो जाता है। कौन, तो दाद रोग। इसलिए कहा गया है कि इससे बचने के क्या उपाय किए जाए। तो इससे बचने के जो है संक्रमित जो व्यक्ति है, इससे बचने के उपाय में जो संक्रमित व्यक्ति है उसे दूर रहना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद से वो जिन वस्तुओं का यूज कर रहा है, जैसे कि टॉवेल है, कंघ है, कपड़े हैं, इन सब को जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। जिसको जो ये रोग हुआ है उसके कपड़ों का, उनके यूज की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद से व्यक्तिगत स्वच्छता अपनानी चाहिए, यानी कि डेली जो है नहाना चाहिए। उसके बाद से साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, नाखून काटना चाहिए। उसके बाद से गंदगी एरिया से दूर रहना चाहिए। ये जो है व्यक्तिगत स्वच्छता अपनानी चाहिए, जिसके द्वारा कि यह रोग जो है पास में नहीं आए। अब जो है इसका लक्षण जो है हमने अभी बताया। लक्षण में क्या, तो इसमें जो है त्वचा व नाखून पर, त्वचा व नाखून पर गोल लाल पपड़ीदार चकत्ते बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं। और इन जगहों पर तेज खुजली होती है, तेज खुजली होती है। ये इसके जो है लक्षण है। तो उम्मीद है कि आप जो है इतनी सारी बातें समझ गए होंगे। अब जितने भी रोग थे आपके सिलेबस में मुख्य रूप से, जिसके बारे में उसके रोगजनक के बारे में जानना था या कैसे फैलता है विस्तार से जानना था, ये सारी बातें जो है मैंने कर लिया है। आगे जो है हम बताएंगे कि हम लोगों का शरीर इन रोगों से कैसे लड़ता है, यानी कि हम लोगों के शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम होता है, हम लोगों के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो कि इन रोगों से हमें बचाता है। और उसी इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में आने वाले पार्ट्स में हम बात करेंगे।
तो इस पार्ट में हम इतना ही रहने देते हैं। तो एक बार फिर से हम कहेंगे कि यदि आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।